हेलो बच्चों, अभी तक हम उर्वरक की परिभाषा, उर्वरक की खोज किसने करी और उर्वरकों के वर्गीकरण के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, है ना, तो उनका संगठन क्या है ना, उनकी मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार होती है, उनके गुण क्या क्या है और उनका फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले जिस उर्वरक के बारे में बात करेंगे वो है यूरिया। तो बच्चों, जो हमारा पहला उर्वरक है वो है यूरिया। बच्चों, जो यूरिया होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं बच्चों कि NH2 कितने हैं, 2। NH2 समूह जो 2 है, तो ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के बाद 2 और CO, या फिर इस प्रकार में लिख सकते हो आप बच्चों NH2 CO NH2। तो बच्चों, जो यूरिया होता है इसमें जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होती है बच्चों, वो अमाइड रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में मिलती है बच्चों, एमाइड के रूप में। नाइट्रोजन है किस रूप में मिलेगी, अमाइड के रूप में मिलेगी। बच्चों, इस यूरिया की खासियत क्या है कि भारत में जितने भी कारखानों में जहां पे उर्वरक बनाया जा रहा है, तो बच्चों जो लगभग सबसे ज्यादा जो कारखानों में बनाया जाने वाला जो उर्वरक है वो बच्चों यूरिया होता है। कारखानों में सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला उर्वरक कौन होता है बच्चों, यूरिया होता है। यानी इसको इस तरह से बोल सकता हूं, या फिर कि भारतीय किसानों द्वारा जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला उर्वरक है, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला, उपयोग में लिया जाने वाला उर्वरक वो भी कौन होता है बच्चों, यूरिया। कौन होता है, यूरिया। और बच्चों, ये कैसा उर्वरक होता है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक, यानी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। यानी हम इससे मृदा को क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, तो जो लगभग कारखानों में लगभग जो नाइट्रोजनस उर्वरक बनाया जा रहा है, यानी नाइट्रोजन धारी उर्वरक बनाया जाता है, उसका ये लगभग 90% किस रूप में बनाया जा रहा है, यूरिया के रूप में। यानी बच्चों, फैक्ट्रियों में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाए जा रहे हैं जितने भी, उनमें से 90% लगभग 90% तो यूरिया ही बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो 10% है वो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड वगैरह इस तरह से। बच्चों, ये कैसा उर्वरक होता है, देखो यहाँ पे क्या कार्बन उपस्थित है, तो कैसा उर्वरक है, कार्बनिक उर्वरक। तो ये कैसा उर्वरक होता है, कार्बनिक उर्वरक। कार्बनिक उर्वरक होता है। तो बच्चों, ये तो क्या है, इसके बारे में कुछ एक बेसिक आइडिया लिया हमने, तो हमने इसके बारे में ये हमने कुछ बेसिक चीजें देखी है। इसके बाद हम देखेंगे इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम देख रहे हैं यूरिया के गुण। इसके गुण यानी इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बच्चों, जो यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है, जल में शीघ्र घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, शीघ्र घुलनशील, यानी जल में क्या हो जाता है, तेजी से घुल जाता है। बच्चों, ये कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक।
आर्द्रताग्राही होता है यानी हाइग्रोस्कोपिक होता है। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर इसको आप खुला छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, जो वातावरण में नमी होता है उस नमी को क्या कर देगा, ये अवशोषित कर लेता है। तो आपने देखा होगा जो यूरिया उर्वरक उसके वो डले बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो किस वजह से बन पा रहे हैं, वो नमी को अवशोषित करने की वजह से, यानी कैसा होता है, आर्द्रताग्राही होता है। अगर आपने यूरिया देखा हो बच्चों तो कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके अलावा बच्चों कैसा होता है, ग्रेनुलर यानी दानेदार होता है। दानेदार होने का फायदा क्या है कि बच्चों जब इसे हमें मिट्टी में उपयोग में लेना होता है तो क्या होता है, हाथों में जब इसको जैसे हाथों से ऐसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा इसको जब फेंकते हैं बच्चों, तो क्या होता है, दानेदार होने की वजह से आसानी से हाथों में आ सकता है, ठीक है। इस वजह से कैसा होता है, ये दानेदार। और इसके दानों का जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है कि जो एक छलनी होती है, ठीक है, उस छलनी का नाम होता है छलनी 320, 320। तो इसके जो रंध्र होते हैं इससे क्या हो सकता है, ये पास हो सकता है, इससे गुजर सकते हैं। इस तरह से इसके दानों के आकार होता है, इतने बड़े बड़े दाने होते हैं कि छलनी 320 से आसानी से गुजर सके। बच्चों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है संगठन यानी कंपोजिशन। बच्चों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NH2CO NH2। इसके संगठन में हमें देखेंगे बच्चों कि इसके अंदर कितना % नाइट्रोजन होता है, क्या चीज, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो होता है नमी। इसके अंदर जो नमी होती है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1% न्यूनतम, सॉरी अधिकतम, ठीक है। यानी अधिकतम का मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि 1% से ज्यादा इसमें नमी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर होता है नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है बच्चों, अमाइड के रूप में। यहाँ जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 46%, ये होती है न्यूनतम। यानी हर बैग जो आता है, ठीक है, यानी हर कट्टा आता है ना जो यूरिया का, ठीक है, उसके अंदर 46% कम से कम क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। तीसरी चीज, इसके अंदर होता है बायोरेट, ये होता है 1.5% अधिकतम। यानी बच्चों जो बायोरेट होता है, आगे देखेंगे बायोरेट क्या होता है, वो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो पौधे वगैरह होते हैं उन पे क्या करता है बच्चों, ये उन पे टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा, ठीक है, यानी उनको नुकसान पहुंचाता है ये बायोरेट। बच्चों इसके बारे में हम यूरिया के बारे में कुछ जनरल आइडिया ये भी है कि जो सबसे पहले यूरिया बनाया था वो बनाया था बच्चों होलर ने। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी एक अकार्बनिक यौगिक था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इससे इसका निर्माण करा था, इससे इसने किसको बनाया था, यूरिया को। तो बच्चों जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सबसे पहले जो यूरिया को बनाया था, यूरिया कैसा होता है, जबकि कार्बनिक, जबकि अमोनियम साइनेट कैसा होता है, अकार्बनिक। जो सबसे पहले बोलर ने बनाया था अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया को। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर वो है मृदा में अभिक्रिया। मृदा में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सॉइल। बच्चों इसको समझना पड़ेगा अपने को। जो यूरिया था उसका रासायनिक सूत्र क्या था, NH2CO NH2, ठीक है। तो बच्चों इसको समझना कि जैसे हम यूरिया को लेंगे NH2CO NH2, जैसे इसको आप मृदा में मिलाओगे
तो मृदा में मिलाने पर बच्चों ये किसके संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में। और नमी में क्या होता है, जल नमी क्या होती है, जल वाष्प होता है एक तरह से, यानी वाटर ही होता है बच्चों। तो जैसे ही ये किसके संपर्क में आएगा, नमी के मृदा के अंदर यानी जल के संपर्क में आएगा, और वहां बच्चों होते हैं मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु। ये सूक्ष्म जीवाणु कौन सा एंजाइम स्त्रवित करते हैं बच्चों, यूरिएज। यूरिएज एंजाइम का क्या करते हो, स्त्रवण करेंगे। तो ये जो यूरिया है किसमें बदल जाता है बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। क्योंकि बच्चों जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या, इसमें नाइट्रोजन किस रूप में मिल रही है, अमाइड के रूप में मिल रही है, और पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अमाइड के रूप में अवशोषित ही नहीं करते। तो अमाइड के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित नहीं करते, तो फिर इस यूरिया से नाइट्रोजन किस प्रकार मिलेगी पादपों को। तो यहाँ क्या होता है, जिसको नमी के संपर्क में आएगा उस उसमें जीवाणु जो कि यूरेज एंजाइम स्त्रवित करते हैं, ये किसमें बदल जाता है, यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, जिसमें यूरिया क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। और जल में क्या होता है, सिविल घुलनशील होता है, तो जो अमोनियम कार्बोनेट है जल में घुल करके इसमें टूट जाएगा, ये जो अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट है ये क्या हो जाता है बच्चों, आयंस के अंदर टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, 2NH4+, यानी दो तो अमोनियम आयन में टूट जाएगा, साथ में कार्बोनेट आयन में। यानी कौन सा आयन है बच्चों, अमोनियम आयन, और एक किसमें टूट जाएगा, कार्बोनेट आयन में, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। अब देखो बच्चों इस अमोनियम आयन के साथ क्या क्या हो सकता है, ये जो अमोनियम आयन है या तो क्या हो जाए बच्चों, ये जो मृदा कोलोइड होते हैं, मृदा कोलोइड में क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो ये अमोनियम इस पे क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये क्या करेगा, मृदा कोलोइड जिन पे ऋणावेश होता है उस पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसकी सतह पर, यानी उसका क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा। यहाँ पर अधिशोषण का मतलब क्या है, मृदा कोलोइड की बाहरी सतह पर जाके ये उस पर आकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा। क्योंकि इस पे ऋणावेश होगा, इस पे धनावेश होता है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, इसकी सतह पे जाके जुड़ जाएगा। एक चीज तो ये हो। फिर मृदा कोलोइड से क्या हो सकता है बच्चों, जो मृदा विलयन होता है ठीक उसमें चला जाएगा, मृदा विलयन में। और मृदा विलयन में मान लो पादप डाल रहे हो तो मृदा विलयन में क्या होगा, ये नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा, यानी इसका नाइट्रीकरण होगा, और NO3- आयन नाइट्रेट आयन में परिवर्तन हो जाएगा इसका, उसको पौधे अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे उस रिएक्शन को। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, कुछ पादप जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, अमोनियम के रूप में। अगर जैसे मान लो आप धान वगैरह लग रही है तो धान क्या करेगी, इस अमोनियम आयन को क्या कर लेगी, इसी का सीधा अवशोषण कर लेगी धान वगैरह। मतलब हमें देख रहे हैं बच्चों, इससे जो अमोनियम आयन बनेगा उसका क्या क्या हो सकता है। तो जो अमोनियम आयन है, अगर अमोनियम आयन को सीधा पादप क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन सारे पौधे नहीं करेंगे उसको। ठीक है, सारे पौधे उस अमोनियम आयन को ग्रहण नहीं करेंगे। कौन ग्रहण करेंगे, धान जैसे पादप, तो वो कर ले। या फिर कुछ क्या हो, कुछ ये अमोनिया जो इस अमोनियम आयन है वो कहाँ हो जाएगा, मृदा कोलोइड के ऋणावेश की वजह से उस पे जाके जुड़ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, इसके साथ ये अमोनिया में बदल जाए, अमोनिया में बदल के कहाँ चला जाए, वायुमंडल में चला जाए, यानी इसका विसरण हो जाए। या फिर क्या बोल सकते हैं इसका, वोलेटाइलाइजेशन, यानी गैस में कन्वर्ट होकर वायुमंडल में जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नुकसान हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, जैसे हमने देखा कि मृदा कोलोइड में इसका अधिशोषण होगा, नाइट्रीकरण होगा, तो इस वाले अभिक्रिया को समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है इसके बाद, कि जो अमोनियम आयन है इस सोइल कोलोइड पे जाके जुड़ गया, और वहां कौन उपस्थित है, मान लो जैसे वहां एयर भी है, और एयर यानी वायु के अंदर क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन गैस। तो क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस के साथ ठीक है वहां पे बैक्टीरिया उपस्थित होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। तो ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो ये किसमें बदल जाएगा, 2NO2-, यानी नाइट्रेट आयन में, नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा। और साथ में यहाँ से बन जाएगी ये हाइड्रोजन के साथ वाटर बन जाएगा, और साथ में बनता है बच्चों यहाँ पे ये हाइड्रोजन बनती है साथ में।
ठीक है, यानी ये HNO2 बनता है, लेकिन यहाँ से मैं हाइड्रोजन को अलग लिख दिया, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा नाइट्रेट आयन वाटर, और साथ में क्या बन जाएगा ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कहते हैं बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन, यानी नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि बच्चों ये इस अभिक्रिया के दौरान उसी टाइम पे बन रही है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान बन रही है, इसलिए इसको क्या बोले हम नवजात नेसेंट हाइड्रोजन, यानी उसी टाइम पे बन रही, ताजा ताजा बन रही है, इसलिए क्या बोला इसको नवजात हाइड्रोजन। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा कि जो नाइट्रेट आयन है, ये जो नाइट्रेट आयन है, सॉरी नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस को कौन सा आयन कहते हैं बच्चों, नाइट्राइट आयन। तो ये जो नाइट्राइट आयन है, ठीक है, ये किसमें बदल जाएगा, नाइट्रेट आयन में। ये नाइट्रेट आयन में कैसे बदलेगा बच्चों, इसकी हम बात करेंगे। ये कौन सा, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नाइट्रीकरण है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है बच्चों, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीकरण टाइप की। तो यहां से देखो क्या होगा, ये जो नाइट्राइट आयन बना, ये नाइट्राइट आयन, इसका नाम क्या था, नाइट्राइट आयन। ये फिर वायु से, ठीक है, अभिक्रिया करेगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन बना लेगा। क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन। अब ये नाइट्रेट आयन बना है बच्चों, ठीक है, ये भी कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण ही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ये किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में हो रही है, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो ये प्रक्रम है, ये दोनों प्रक्रम, इनको हम कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। तो बच्चों नाइट्रीकरण क्या होता है कि जो अमोनियम है, ठीक है, ये अमोनियम आयन है, इसका क्या होना, नाइट्रेट में चेंज होकर किसमें बदलना, नाइट्रेट में बदलना, या सीधा यूं भी बोल सकता अमोनियम का या अमोनियम किसमें बदलना बच्चों, नाइट्रेट में बदलना, क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है इस प्रक्रम में, नाइट्रीकरण प्रक्रम में कौन कौन से सूक्ष्म जीवाणु सहायता करते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों सूक्ष्म जीवाणु बच्चों इसमें सहायता करेंगे। अब देखो ये जो नाइट्रोजन की अमाइड वाले रूप में वो किसमें बदल चुकी है बच्चों, नाइट्रेट के रूप में बदल चुकी है। और हमें पता है कि ज्यादातर पादप, ठीक है, सभी पादप, लगभग सभी पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में। लगभग सभी पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में। तो इसको कौन ग्रहण कर लेंगे, पादप ग्रहण कर लेंगे, यानी पादपों को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ देखो हाइड्रोजन भी बन रहा है, साथ में नवजात हाइड्रोजन आयन बन रहा है। तो ये क्या कर सकता है, तो बच्चों ये क्या करेगा, देखो ये जो हाइड्रोजन आयन है, अगर आप यूरिया को लगातार वर्षों से यूज करते रहो, मान लो खेत के अंदर या आदित्य में यूज करोगे, यानी इसको ज्यादा मात्रा में यूज करोगे, तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनेंगे, H+ आयन बनेंगे, यानी नवजात हाइड्रोजन ज्यादा बनेंगे। तो ये नवजात हाइड्रोजन क्या करेगी बच्चों, कि जो मृदा कोलोइड होता है, मृदा कोलोइड, इस मृदा कोलोइड पे क्या होता है, ऋणावेश होता है, तो इस पे क्या जुड़ा होता है, जैसे कैल्शियम वगैरह इस तरह के आयन जुड़े होते हैं। तो ये क्या करेगा, नवजात हाइड्रोजन आयन विनिमय करेगा, क्या करेगा, आयन विनिमय। आयन विनिमय का मतलब क्या होता है, एक आयन को दूसरे आयन द्वारा प्रतिस्थापित करना, क्या कहलाता है बच्चों, आयन विनिमय। तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसको हटाएगा तो मृदा कोलोइड पे कौन आके जुड़ जाएगा, मृदा कोलोइड पर कैल्शियम जुड़ जाएगा बच्चों। जैसे कैल्शियम पे 2 वैलेंसी, 2 पे 4 वैलेंसी, तो चारों हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, H+, यहाँ पे भी H+, तो दोनों कैल्शियम बाहर निकल के, ठीक है, कैल्शियम किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट के साथ में। तो कैल्शियम हट गया बच्चों, तो कैल्शियम कम होता जा रहा है, ठीक है, तो मृदा में कैल्शियम आयन कम होता जाएगा, ठीक है, और H+ आयन उसमें बढ़ता जाएगा, तो मृदा की पीएच क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। जो मृदा होती है उसकी पीएच क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मृदा की पीएच कम हो गई, वो कैसी हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। जो ये क्या होगा, कैल्शियम आयन कम होने की वजह से और ये नवजात हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होगा, मृदा की पीएच धीरे धीरे कम हो जाएगी, मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब आप यूरिया को ज्यादा मात्रा में या लगातार
अधिक वर्षों तक अगर आप इसको उपयोग में लोगे तो ऐसा होगा। तो बच्चों ये क्या मतलब है इसकी अभिक्रिया। आपसे यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो अमोनियम आयन है तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे तो आप बता सकते हो बच्चों कि अमोनियम आयन को या तो धान वगैरह इस तरह के पादप इसको अवशोषित कर ले, इनको ग्रहण कर ले, या फिर अमोनियम क्या हो जाए वायुमंडल में विस्फोरित हो जाए, या फिर क्या हो सकता है बच्चों ये मृदा कोलोइड पर जाकर अधिशोषित हो सकता है और फिर बाद में नाइट्रेट आयन में बदल जाएगा नाइट्रीकरण के द्वारा। तो ये 4-5 चीजें आप उसको बता सकते हो। अब यहाँ से बच्चों क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन अभिक्रियाओं से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। तो हमने देखा इन अभिक्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन यानी वायु की आवश्यकता होती है। मृदा में क्या होनी चाहिए, बराबर मात्रा में क्या होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए, तभी क्या हो पाएगा इन नाइट्रीकरण प्रक्रम में सहायता करेगा, नाइट्रीकरण प्रक्रम में सहायता करेगा। इससे क्या हो जाएगा पादपों को नाइट्रीकरण में सहायता करेगा तो नाइट्रेट आयन बनेगा, नाइट्रेट बनेगा तो पादपों को नाइट्रोजन आसानी से मिलेगी। इसके अलावा बच्चों यहाँ जो बैक्टीरिया काम आ रहे थे, सूक्ष्म जीवाणु जो काम आ रहे थे या जीवाणु जो काम आ रहे थे वो कौन कौन से थे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो बच्चों इनकी जो एक्टिविटी इनकी सक्रियता है वो भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनकी सक्रियता ज्यादा होगी तभी क्या करेंगे, वो जो अमोनियम आयन है उसको किसी को बदलेंगे नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में बदलेंगे। तो इनकी सक्रियता भी होना जरूरी है। तो इससे निष्कर्ष निकलेगा। इसके अलावा बच्चों इससे क्या पता चलता हमें कि जो यूरिया है जो कि क्या कर सकता है, अगर उसको आप ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो उससे नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होगा, नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होगा। और ये नवजात हाइड्रोजन मृदा की पीएच को अगर ज्यादा मात्रा में हुई तो मृदा की पीएच को क्या कर देगी बच्चों, ये कम कर देगी, तो उसको क्या बना सकती है, अम्लीय बना देगी। लेकिन कब, जब आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो इसको। तो ये इससे निष्कर्ष निकला है। इसके अलावा बच्चों जैसे मान लो हमने सारा का सारा यूरिया काम में लिया है, मान लो खेत के अंदर मृदा में उसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए, जैसे आपने उसको उसके अंदर यूरिया को यूज करा, तो किस सारी यूरिया में जो भी नाइट्रोजन उपस्थित है या पादपों को मिलेगी क्या, तो वो पादपों को नहीं मिलेगी। उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस होगा, यानी उसका थोड़ा ह्रास होगा, यानी उसकी कमी हो जाती है। तो कमी किस प्रकार होती है उसकी बात करते हैं। सारी की सारी तो क्या है, वो पादपों को नहीं मिल पाएगी। जितना हम यूज करते हैं जितना प्रयोग में लोगे आप यूरिया को, तो उसके अंदर जो सारी नाइट्रोजन है वो सारी की सारी नहीं मिल पाती। उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो देखो जैसे मान लो मैंने यूरिया है, यूरिया को कहाँ लिया, मृदा में मिलाया। अब मृदा में मिलाया तो बच्चों जैसे क्या सूक्ष्म जीव है, मान लो जैसे मृदा के अंदर कौन है, सूक्ष्म जीव। तो थोड़ी बहुत यूरिया को तो कौन ले ले, मान लो जैसे सूक्ष्म जीव ले ले, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये जो यूरिया है बच्चों, तो ये जब ये यूरिया होगा सूक्ष्म जीव इसको ग्रहण कर लेंगे तो थोड़ी सी तो यहाँ कम होगी, मान लो इसके अंदर जो नाइट्रोजन जमा आएगी रूप में। या फिर क्या होगा, जैसे ये मृदा में गई तो किसके संपर्क में आएगी बच्चों, ये जल के संपर्क में, जल के संपर्क में आएगी तो फिर ये किस में बदल गई थी, अमोनियम कार्बोनेट में, अमोनियम कार्बोनेट में बदल गई थी जल के संपर्क में। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन होगा, अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाएगी। यानी ये इसको कैसे तोड़ सकते हैं, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में बदल जाएगी। अब जैसे अमोनियम आयन में बदल गई बच्चों, इस अमोनियम आयन को कौन ग्रहण कर लेगा, जैसे मान लो आप पादप बना लेता है, तो ये पादप क्या करेगा, जैसे अगर धान वगैरह है इसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा या अवशोषित कर लेगा। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ये जो अमोनियम आयन है ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, जैसे मृदा कोलोइड, तो मृदा कोलोइड पे क्या होता है, ऋणावेश होता है, इस पे क्या होगा ऋणावेश। तो ये अमोनियम आयन किस पे जाके जुड़ जाएगा, इसकी सतह पर जाके जुड़ जाएगा अमोनियम आयन, इसकी सतह पे जुड़ता जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो सकता है बच्चों, अगर इस पे जुड़ गया तो यहाँ जो सूक्ष्म जीवाणु थे, जैसे कौन से, नाइट्रोसोमोनास, पहला क्या था नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बच्चों इसको किस में बदल देगा, इस अमोनियम आयन को किस में बदल देगा, नाइट्राइट आयन में, किस में बदल देगा, नाइट्राइट आयन में। तो साथ में वाटर और नेसेंट हाइड्रोजन भी बन जाएगी। अब नाइट्राइट आयन में बदलने के बाद फिर ऑक्सीजन की सहायता से हो रहा है ऑक्सीजन प्रक्रमण, फिर किस में बदल जाएगा बच्चों, ये नाइट्रेट आयन में, ये नाइट्रेट, और ये क्या है नाइट्राइट,
नाइट्राइट, इसको बदल जाएगा। अब नाइट्राइट आयन में बदल गया, नाइट्राइट आयन में बदलते पौधे क्या कर लेंगे, इसको अवशोषित कर लेंगे, इसको पौधे ग्रहण कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है, अगर मान लो पानी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका निक्षालन भी हो सकता है, निक्षालन यानी लीचिंग हो सकती है, ठीक है, जल के साथ बह जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, जैसे नाइट्रेट में तो बदल गया, और ये जो प्रक्रम था पूरा का पूरा, इस प्रक्रम को कहते हैं बच्चों नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रेट आयन में बदल गया है, तो नाइट्रेट आयन के बाद बच्चों यहाँ कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी इसके अंदर क्या मिलेंगे, विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु मिलते हैं। इसका क्या कर देंगे, विनाइट्रीकरण कर देंगे। विनाइट्रीकरण का मतलब होगा कि जो नाइट्रेट बनी है, ये नाइट्रेट वापस कहाँ चली जाएगी, NO2 माइनस में चेंज होगी, इसका अपचयन होता जाएगा, ठीक है, NO2 माइनस में बदल दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या चली जाएगी वायुमंडल में, वायुमंडल नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। ये कौन कर रहा है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट का किस में बदलना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, क्या कहता है विनाइट्रीकरण। इसको भी कौन करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। तो इस प्रकार बच्चों क्या होता है, यूरिया में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसकी क्या होती है, मृदा में हानि हो सकती है इस प्रकार से। तो इसके बाद बच्चों जो हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोरेट। बायोरेट जो हमने देखा था ना, उसका संगठन था यूरिया का, उसमें क्या बना था, बायोरेट। तो पहला पॉइंट बच्चों हमने क्या देखा, उसके बारे में गुण देखे, दूसरा हमने क्या देखा, संगठन देखा, तीसरा मृदा में अभिक्रिया देखी, ये चौथा पॉइंट क्या है, बायोरेट। यूरिया में बायोरेट कैसे बनता है, जो यूरिया का जो कट्टा निकालता है उसके अंदर बायोरेट मिलता है, लेकिन वो किससे कम होना चाहिए, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे बनता होगा, तो बच्चों इसका निर्माण फैक्ट्री में हो जाता है। क्या होता है, जो यूरिया होता है जैसे NH2CO NH2, ठीक है बच्चों, यूरिया। तो ऐसे यूरिया का कौन सा अणु बना रहा हूं, दूसरा अणु बना रहा हूं। तो फैक्टर में क्या होता है, जब तापमान अधिक हो तो यूरिया की क्या करते हैं बच्चों, ये जो दोनों अणु हैं आपस में, यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल गई और यहाँ से क्या निकल जाएगा है, NH2 निकल जाएगा। तो NH, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और यहाँ से NH2 क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगी, यानी यहाँ से अमोनिया गैस हो जाएगी बच्चों, बाहर निकल जाएगी अमोनिया गैस। तो ये अब इसको ऐसा ना जोड़ दो तो देखो क्या बनेगा, NH2 फिर क्या है CO, तो इसे लिख दो चाहो तो CO, फिर क्या बचेगा NH, NH किससे जुड़ जाएगा, CO से, और CO के बाद क्या है NH2, या पूरा इस तरह से लिख सकते हो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बायोरेट, बायोरेट। तो ये यूरिया के अंदर कितना होना चाहिए, अधिकतम 1.5%, यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, जो बीज अंकुरण होता है, बीज अंकुरण है या जो पादपों की वृद्धि है, इसको क्या करेगा बच्चों, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बीज अंकुरण को या पादपों की वृद्धि को क्या करेगा, नुकसान हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा मात्रा में यूज किया, अगर मान लो किसी यूरिया के अंदर अगर ये ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, 2% या इससे ज्यादा मिल रहा है मान लो, तो फिर बीज अंकुरण या पादपों की वृद्धि वगैरह में नुकसान पहुंचेगा बच्चों इससे। तो ये क्या हुआ आपका बायोरेट। तो हमें इस तरह के अगर बायोरेट ज्यादा मात्रा में तो उस यूरिया को यूज नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो जैसे यूरिया को हम क्या कर सकते हैं, उसका यूरिया को पन्नी छिड़काव कर सकते हो आप। पन्नी छिड़काव का मतलब क्या है, पानी में घोल के, ठीक, उसको पत्तियों के ऊपर क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे जल्दी क्या हो जाएगा बच्चों, पत्तियों को यूरिया नाइट्रोजन आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मान लो बायोरेट है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में, तो फिर पन्नी छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फसलों पर प्रभाव। अगर मान लो बच्चों हम यूरिया को मृदा में काम में हो गया, तो उसके बाद जो फसलें हैं उन पर अगर आपने इसको छिड़का है तो फसलों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, इसकी बात करते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, ठीक है, फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यूरिया का। तो पहली बच्चों सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखने अपने को, इसको आप पढ़ने छिड़काव के लिए यूज कर सकते हो, यानी आप इसका कर सकते हो फोलियर स्प्रे कर सकते हो, फोलियर स्प्रे, यानी पत्तियों पे भी छिड़क सकते हो आप सीधा, इसको आसानी से नाइट्रोजन मिल जाएगी। लेकिन बायोरेट अगर बच्चों क्या है,
दूसरा पॉइंट क्या आपको, वायु रेट उसके अंतर्गत वायु रेट ज्यादा है मान लो, ठीक है 2% या इससे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर अपने को पढ़ने छिड़काव नहीं करना, पढ़ने छिड़काव नहीं करना। तीसरी चीज बच्चों, सबसे ये क्या होता है, इसको आप कीटनाशकों के साथ भी प्रयोग में ले सकते हो। यूरिया को आप कीटनाशकों के साथ भी प्रयोग में ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों आप इसको मृदा में भी प्रयोग में ले सकते हो, यानी आप चाहो तो यूरिया को सीधा मृदा में मिला दो, है ना, बीज बोलते हैं ना, बीज बोने से पहले, ठीक है, मृदा में मिला दो, या फिर आप खड़ी फसल जो होती है, ठीक है, अगर फसल है, खड़ी फसल है, उसमें भी काम में ले सकते हो, खड़ी फसलों में भी प्रयोग में ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, तो बायो वेट अगर ज्यादा हो तो फिर यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना अपने होती मृदा और खड़ी फसलों में यूज में ले सकते हो, आप कीटनाशकों के साथ भी प्रयोग में कर सकते हो। सभी प्रकार की जो फसलें हैं भाई, यूरिया को सभी प्रकार की फसलों में भी यूज कर सकते हो, सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग में ले सकते हो आप। इसके अलावा बच्चों, आजकल क्या हो रहा है कि जो यूरिया होता है, तो जो यूरिया के अंदर क्या होता है, जो यूरिया के दाने होते हैं उन पे क्या होता है, नीम का लेपन कर दिया जाता है, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया अगर आपने सुना हो, या फिर सल्फर यानी गंधक, या फिर जो लाख वगैरह होती है, लाख वगैरह, इनकी क्या कर दी जाती है बच्चों, उस पर कोटिंग या लेपन कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी जो घुलनशीलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उससे क्या फायदा है, उससे फायदा है कि पादपों को धीरे धीरे क्या मिलती रहेगी, नाइट्रोजन मिलती रहेगी लंबे समय तक, धीरे धीरे और लंबे समय तक नाइट्रोजन मिल जाएगी ना, तो इसका ही फायदा। तो आजकल नीम कोटेड यूरिया वगैरह इस तरह की चीजें चल रही है। इसके अलावा बच्चों, जो यूरिया को कैसे यूज करते हैं बच्चों, यूरिया को क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले दो हिस्सों में बांट लिया, दो हिस्सों में बांट कर जो पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से को या पहले भाग को कब यूज कर लेंगे, जो बीज बोना है उससे पहले, बीज बोने से पहले, यानी सीड सोइंग से पहले, ठीक है। यानी जैसे अगर मेरे को 100 किलोग्राम यूरिया काम में लेना है, तो 50 किलोग्राम तो मैं कब यूज ले लूंगा, काम में ले लूंगा, बीज बोने से पहले, सीड सोइंग से पहले। अब जो दूसरा भाग बचेगा, यानी जो दूसरा हिस्सा बचेगा, जो दूसरा हिस्सा बचेगा, उस दूसरे हिस्से को भी बच्चों दो भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है, दो बराबर भागों में बांट देंगे। पहला भाग है उसको कब, जब फसलों की वृद्धि के समय, फसलों की वृद्धि के समय, यानी आपने बीज लगा दिया, उसके बाद जब फसल बड़ी हुई तब यूज ले दोगे। दूसरा भाग कब काम में लेना अपने को, दूसरा भाग अपने को काम में लेना है जब उसके अंदर फूल वगैरह आ जाए, फूल वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे अपने को काम में लेना है। यानी यूरिया को दो हिस्सों में बांटना है, दो भागों में बांटना है। पहला भाग आपको बीज बोने से पहले काम में ले लोगे, मृदा में मिला दोगे, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरे हिस्से को भी फिर दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को फसलों की जब वृद्धि हो रही है उस टाइम पे, और दूसरे भाग को किसमें, फूल वगैरह के जब आना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसमें मिला देते हैं। तो बच्चों ये फसलों पर इसका प्रभाव। तो इसी तरीके से बच्चों हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे जो भी और रखे उन सब के बारे में पढ़ेंगे।